बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बैद यूसुफ खान। बात अगर पाकिस्तान की वसाइल की जाए तो करक का नाम सबसे पहले आता है। यहाँ पे डैम्स तो कई सारे हैं लेकिन पीने के लिए साफ़ पानी नहीं। यहाँ पाकिस्तान भर को करक से गैस मुहैया किया जाता है लेकिन करक में अपने चूल्हे जलने के लिए गैस नहीं मिलता। करक अगर बाकी पैदावार से इनको कुछ नहीं मिल रहा तो बिजली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे बात अगर हम रॉयल्टी फ़ंड की करें तो अरबों रुपए पड़े हुए हैं लेकिन यहाँ पे करक में लगाने के लिए लाख भी नहीं। वैसे करक मकरूज़ तो अरबों का है बिजली की मद में, लेकिन यहाँ सियासत नज़र में बहुत सी चीज़ें गुजर चुकी हैं। अब बात करेंगे यहाँ की सियासत के बारे में। यहाँ की सियासत की अगर बात करें तो कोई लीडर उन्होंने आज तक इन ज़रूरियात पे काम नहीं किया, लेकिन सियासत के लिए ये चीज़ें अभी भी बरकरार हैं। अब बात करेंगे पाकिस्तान में ऐसे ज़िले की जो करक के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे वसाइल और मसाइल दोनों मसावी हैं। जितने वसाइल हैं उतने मसाइल भी हैं। अब हम क्या समझे इस चीज़ को, यहाँ पे आवाम की जो शऊर है उस पर बात करें, क्योंकि इसको तलीम याफ्ता ज़िला समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे शऊर माजरत के साथ यहाँ पे शऊर और सोच की बहुत ज़्यादा कमी है। मैं यहाँ पे आज अपने ज़िले करक की बात कर रहा हूँ और करक में अपने ज़िले के कुछ मसाइल को उजागर करने के लिए आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक दिन गुजारने की नीयत से आया हूँ। आइए हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हम अब सबसे पहले DC साहब से बात करेंगे, उनसे आपके मसले आपके सवाल पूछेंगे। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लाइव विद बैद यूसुफ खान के साथ आज एक दफ़ा फिर हम लोग अपनी ज़िले करक में मौजूद हैं और मेरे साथ इस वक्त करक के डिप्टी कमिश्नर साहब जनाब शाहरुख अली ख़ान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका दोबारा टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सर हम लोगों ने फेसबुक पे और बाकी चीज़ों पे पोस्टें लगाई कि हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी हुकाम बाला हैं उनके साथ हमारी इंटरव्यू स्केजुअल है। तो बहुत से लोगों ने हमें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सारी जगहों पे हमें उन्होंने अपने जो सवाल थे वो भेजे हैं। पहले तो सर ये चीज़ है कि आप यहाँ करक में बतौर डिप्टी कमिश्नर आए, यानी यहाँ के हेड के तौर पे आ गए। पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन ज़िला समझा जाता है। आपको यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है कि आपको ये वाकई अमीर तरीन ज़िला नज़र आ रहा है? फ्रैंकली स्पीकिंग आपने कुल के बात करनी है सर आज। मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक, तो उसके हिसाब से तो ये बात ठीक है कि ऑयल, गैस, कोयले के, इसके अलावा सॉल्ट की माइंस है, यहाँ पे यूरेनियम मौजूद है। आप जिस नाम लेंगे, जिस मिनरल का, वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। पर इशू ये है कि जो उसके समरात हैं वो लोगों तक नहीं पहुँचे। उसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। वो उसका अंदाज़ा आपको इस चीज़ से हो जाएगा कि आप जब करक के अंदरून इलाकों में जाएंगे और जाकर वहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, गलियाँ, रोड, पानी का निज़ाम, ये वो चीज़ें देखेंगे तो आपको कहीं से इस तरह नहीं लगेगा कि ये कोई इस तरह का तरीन इलाकों में। ये बात आपकी ठीक है। सर हमें फेसबुक पे लोगों ने सवाल पूछे हैं, कुछ उनको शायद इख्तियारात का नहीं पता कि DC साहब के इख्तियारात में क्या चीज़ें आती और क्या नहीं आती। लोगों ने कहा कि यार हमारे घर में फॉर एग्जांपल ये चीज़ नहीं पूछें, तो जो MP और MNA का काम था वो भी आपसे एक्सपेक्ट करना है। पहले तो आप मुझे ज़रा ये इस बात का तयन करें कि आप जैसे DC के तौर पे यहाँ पे आ गए तो आपका काम यहाँ पे आई थिंक इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है, ना कि आप तरक्याती काम वो आपके ज़ुम्मे में उस तरीके से मेरे ख्याल में नहीं आते। तो उसकी थोड़ी सी क्लियरिफिकेशन कीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपके बाकी सवाल। ये आपकी बात ठीक है कि लोगों के जहनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो जितनी भी स्कीम्स की आइडेंटिफिकेशन है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होती है। काम उनके थ्रू होती है। यहाँ पे एक PSDC कमेटी बनी हुई है। उस PSDC कमेटी के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स स्कीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा काम फिर होता है कि उसके बाद हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और आगे हम उसको फॉलो अप हम करते हैं। सर अभी पानी की अगर बात करें, पानी के लिहाज से करक में तकरीबन डिफरेंट MPs और MNAs और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कई स्कीम लॉन्च की हैं। अभी तक कितनी स्कीम पे काम हुआ है? पानी का मसला बदस्तूर वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। आपके थ्रू कितने काम हुए हैं उस पर ज़रा आप रोशनी डालें। मैं एक चीज़ आपको बताऊं कि असल इशू की वजह क्या है। इशू की वजह यह है कि पानी के ऊपर यहाँ पे पैसा तो बहुत लगा है, अरबों रुपए।
पर वो पैसा जो लगा है वो इन द फॉर्म ऑफ लगा है आपका प्रेशर पंप के शक्ल में लगा है या मिनी ट्यूबवेल्स की शक्ल में लगा है, जबकि जो यहाँ पे पानी के मसले का हल है वो बड़ी स्कीमों के तहत है कि बड़ी कोई स्कीम होगी। उसके ऊपर ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो है अभी इस वक्त करक सिटी के लिए एक बड़ी स्कीम, मेगा स्कीम अप्रूव की हुई है, जो कि फंक्शनलाइज हो जाए तो बड़ा उसका फ़ायदा होगा करक सिटी को। मैं आपको इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। होता ये कि पहले जो था वो पीएचडीसी के थ्रू जो है स्कीमें होती थीं और छोटी स्कीमों पे काम होता था। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहिए कि इन्होंने आकर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है और इसके मैं नताइज बताता हूँ कि उन्होंने ये जो रॉयल्टी का पैसा था इसको कन्वर्ट कर दिया है एरिया डेवलपमेंट प्लान के अंदर। उस एरिया डेवलपमेंट प्लान में अब ये होगा कि अगले 5 सालों में कोहाट डिवीजन को 15 अरब रुपए मिलेंगे और वो 15 अरब रुपए जो होंगे वो नीड बेसिस के ऊपर लगेंगे। उसके ऊपर पूरा जो है उसके ऊपर कंसल्टेंट्स ने वर्किंग की है, उसके ऊपर पूरे तीनों डिस्ट्रिक्ट के तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे डिवीजन में उनके लिए जो है एरिया डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट एरिया डेवलपमेंट कमेटीज बनी है उसके अंदर और उसके थ्रू होगा। और इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो आइडेंटिफिकेशन जो है प्योरली नीड बेसिस के ऊपर होगी। सर इसकी थोड़ी सा एक चीज़ मुझे बीइंग जर्नलिस्ट के अभी तक 73-74 सालों में जो इकदाम उठाए जाते हैं उस तरह स्कीमों पे, क्या इसमें शफाफियत के लिए कोई ऐसा कमीशन भी तश्कील किया गया, कोई कमेटी है जो इसकी तहकीकात और बाकी सारी? हमने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है एक कमेटी बनाई हुई है जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी हमने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का हमने कहा हुआ है। उस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी को हमारा एक एडीसी जो है वो फाइनेंस वो उसको देखता है और हर स्कीम की हम कोशिश करते हैं कि उसकी मॉनिटरिंग की जाए और उसको चेक किया जाए। कुछ स्कीमें ऐसी हैं जिसमें फिर हमें लगता है कि ज़्यादा गड़बड़ है तो फिर हम उन स्कीमों को भेजते हैं टेक्निकल इनपुट के लिए। जो हमारे पास मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, उसको भेजते हैं जिसमें डिविजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर जो कि एक इंजीनियर होता है वो फिर आता है और वो अपनी टेक्निकल इनपुट हमें देता है कि आया कि ये चीज़ ठीक है कि गलत है। तो एक मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मौजूद है और डिवीजन लेवल पर भी मौजूद है। सर अब चूँकि हमारे पास टाइम भी शॉर्ट है, सबसे ज़्यादा जो सवालात अभी इस वक्त आ रहे हैं वो ये भी आ रहे हैं कि करक में गैस का और बिजली का बहुत ज़्यादा इशू है। ठीक है। अब बिजली की अगर मैं बात करूं तो करक आई थिंक कुछ अरबों का मकरूज भी हैं बिजली के मद में, क्योंकि बिजली चोरी है वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ अगर गैस की हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों के इशू एक तो लोड शेडिंग और दूसरा आ ही नहीं रहा कुछ इलाकों में। मुझे कुछ ज़िलों के नाम कुछ लोगों ने भेजे थे कि यहाँ पे गैस और बिजली का तो नामो निशान भी नहीं है, वहाँ पे तो पहुँचा ही नहीं है। लेकिन मैंने अगर करक सिटी की भी हम बात करें तो यहाँ पे भी गैस और बिजली नहीं है। अब बिजली का जहाँ तक ताल्लुक है, ठीक है बिजली चोरी हो रही है, लेकिन उसमें मीटर रीडर और आप वापडा क्या कर रही है, क्या आपने उनका नोटिस लिया? सेकेंड चीज़, गैस का जहाँ पे ताल्लुक है अभी तक कनेक्शंस क्यों नहीं लगे? कनेक्शंस का क्या इशू आ रहा है? उन्होंने प्रॉपर इनके मीटर्स क्यों नहीं लगाए हुए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा इशू तो वहाँ से आ रहा है, हमारा इलीगल कनेक्शन वहाँ पे हो रहा है। मैं आपको बताऊं जहाँ तक वापडा की ताल्लुक है तो इसके ऊपर हमने कॉम्बिंग ऑपरेशंस किए हैं और बहुत ज़्यादा किए हैं। अहमदाबाद एरिया के ऊपर किया है, उसको हमने जो है एक मॉडल फीडर बनाना था कि तमाम जो इलीगल कनेक्शंस थे बिजली के वो काटे हैं ताकि लोगों को इनकरेज किया है कि आप लोग जो है वो कनेक्ट ताकि लॉसेस कम हो। तो आप देखें कि उससे हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। वापडा वालों के साथ जब हम बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बिल नहीं है ये देते, एरियर्स जिसमें है लॉसेस जिस फीडर के ऊपर ज़्यादा है उसके ऊपर हम लोड शेडिंग करेंगे। तो जिसके ऊपर 80% से जो है से कम लॉसेस हैं, 20% से कम लॉसेस हैं, उनको फिर वो लोड शेडिंग फ्री कर देते हैं उस फीडर को। पर इशू ये है कि फिर बिल तो देने पड़ेंगे ना उसके लिए। बिल तो वाकई अगर कोई बंदा जनरेटर और बाकी चीज़ों पे 1000, 2000, 3000 तक बिल दे रहा है तो बिजली का बिल तो 1000-1500 से ज़्यादा नॉर्मल हम जैसे करक में ना तो इसी चढ़े ना कोई और, तो वो तो दे सकते हैं। बात असल में यहाँ पे आ जाती है, मैं आपके तवज्जुह से आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा काइंडली आप जो वापडा वाला के ऑफिसर थे उनसे बात करें कि यहाँ पे मसला ये नहीं रहा कि बिल ज़्यादा आ रहा है, मसला ये कि 2-3 लाख के बिल्स पड़े हैं इनके पेंडिंग। ये इशू है। बिल्स पड़े हैं कि वो फॉर एग्जांपल एक घर है जिसमें 1-2 पंखे होंगे या शायद उनका बिल वो 10-12 हज़ार रुपये डाल देते हैं तो वो अदा करने के वो नहीं होते, तो इस तरह बिल बढ़ता है। वो एक साल में वो 2-3 लाख तक पहुँचा देते हैं। अब 2-3 लाख एक बंदे की दिहाड़ी दिन की 500 रुपये है, वो 2-3 लाख कहाँ से पे करेगा?
बात आपकी ठीक है, पर ये जो है ये पॉलिसी लेवल का डिसीजन है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक बंदे पे 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख का अगर उसका आया हुआ है तो उसको मैं या फिर एक्सीएन इस डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर हम हल नहीं कर सकते। इसको टेकअप करना पड़ेगा। आया कि आप पेस्को चीफ के साथ करते हैं, ये हुए आपने पेशावर से जाके जो पेस्को चीफ है उनके साथ टेकअप करना पड़ेगा। कुछ आया इनको माफ करना है, कुछ किस्तें करवानी है, क्या करना है वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर नहीं कर सकते। ऑब्वियसली आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों ने एमपी और एमएनए के साथ कोई ऐसी कमीशन, कोई कमेटी, क्योंकि ये मसला जब तक हल नहीं होगा आगे ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे। ना ये गैस का मसला हल होगा और ना बिजली का हल होगा। तो कोई कमीशन आप लोग तश्कील देने के लिए, क्योंकि ये अगर होगा तभी आगे बात जाएगी। मेरे जैसा बंदा आम शहरी तो पेस्को तक जा नहीं सकता। अब बंदा अगर जाएगा तो हुकाम बाला से जाएगा, एमपीए जाएगा, एमएनए जाएगा। तो इनकी कमेटी अगर बन जाए तो वही आगे बात कर सकती है। तो इनकी कमेटी मैं कैसे बना सकता हूँ कि मैं इनकी कमेटी बनाऊँ कि मैं, वैसे इनके साथ अनऑफिशियली मेरी बात हुई है, उनके साथ राब्ते हुए, उनको मैंने इश्यूज़, मैं उनको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ कि ये इशू है, ये कंसर्न बंदा है, आप वहाँ तक है। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लेटर भेज सकता हूँ, पर मैं जाके वहाँ पर उस चीज़ को परसू नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे ये सवाल अवाम का था। सवाल पूछने का मकसद ये था कि उनके जहन में क्लियर हो जाए कि आपके इख्तियारात में क्या चीज़ है, आप कहाँ तक काम कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग आपसे शिकायत करते हैं कि डीजी साहब ये नहीं कर रहा। ये चीज़ है, हम लोग ने अपने एमएनएज और एमपीएस से बात करनी है, क्योंकि ये मसला जब तक आगे नहीं पहुँच पाएगा ये मसला हल नहीं होगा। और बिजली और गैस का बुनियादी मसला ये है जिस पे पिछले 10-15 साल से सियासत भी हो रही है। गैस का जहाँ तक ताल्लुक है कि गैस नहीं मिलती है या प्रेशर कम आता है, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे करक में तकरीबन 70,000 इलीगल गैस कनेक्शंस हैं। 70,000 जी, 70,000 इलीगल गैस कनेक्शंस हैं। उन इलीगल कनेक्शंस की वजह से क्या हुआ है कि चूंकि कनेक्शन लगते रहते हैं, उसको रिमूव किया जाता है, फिर लग जाते हैं, फिर उससे ये होता है कि लाइन की जो क्रेडिबिलिटी है वो इफेक्ट होती है। लाइन के अंदर फिर वो प्रेशर बर्दाश्त करना, क्योंकि ये प्रेशराइज्ड लाइन है, इसमें जो है प्रेशर जनरेट करना, पर जब ये जगह जगह से पंक्चर होती है ना तो प्रेशर इसके ऊपर डेवलप नहीं होता है। दूसरी चीज मैं आपको इसमें बताऊं कि अगर इसमें 100 रुपए की गैस अगर चलती है, उसमें से 95 रुपीज की गैसेस जो है वो लॉस हो रही हैं। वो लॉस चोरी वाला लॉस नहीं है, वो लॉस वो है कि जो कि उस लीकेज की वजह से हवा में गैस जा रही है, यानी कि जमीन के अंदर से इतना पैसा लगा के गैस को निकाला जा रहा है और दूसरे हमारे करक का जो माहौल है वो भी तबाह हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जब ये नेचुरल गैस अगर निकल रही है तो वो, और इसके ये डैमेजिंग भी आए दिन जो लाइंस पे ब्लास्ट हो रहे होते हैं, फिर वो इसी वजह से होता है कि कहीं पे लीकेज है गैस की, वो बिल्कुल बारीक सा अगर सुराख भी हो, प्रेशर पे जब लीक होती है तो वो आग लगती है उसके ऊपर। हमारे अवाम ये भी जानना चाहेंगे कि डीसी साहब ने इस जो सारी आपके में ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको पता भी है कि लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं। इलीगल कनेक्शन 70,000 हैं। लोगों को जरूरत इस वक्त लीगल कनेक्शंस की है। गैस जो इदारा है वो भी यही चाह रहा है, आप लोग भी यही चाह रहे हैं, मॉल वाले भी यही चाह रहे हैं, गैस के बाकी लोग भी यही चाह रहे हैं, अवाम भी यही चाह रहे हैं। मसला कहाँ पे आ रहा है जो ये गैस प्रॉपर लीगल कनेक्शंस नहीं हो पा रहे? मसला ये था कि इसके ऊपर कोई स्कीम नहीं थी कि स्कीम के आया कि हमने ये पूरी लाइंस को रिप्लेस करना है, जिन जगहों पे गैस नहीं है वहाँ पर नई लाइंस डाल के गैस बना रही है। तो इसके ऊपर है 9 बिलियन 9 अरब का एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। उसमें से आधे पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डालने हैं और आधे एसएनजीपीएल में डालने हैं। इसके फर्स्ट फेज में इसमें हमारे 2 एरियाज के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। एक चौकारा एसएमएस के ऊपर हो गया, एक करक एसएमएस के ऊपर हो गया फर्स्ट फेज में जी हो गया। आप यहाँ पर आए होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी लाइन हो गया। जुलाई तक इनका टाइम है कि जुलाई तक इस फर्स्ट फेज को इन दोनों को करके कंप्लीट करेंगे। इसमें 3 चीजें हैं। पुरानी लाइन्स रिप्लेस होंगी, नई जगहें जहां पर गैस नहीं थी उनको नई लाइंस दी जाएंगी जो कि रह गए पहले से, और तीसरी चीज ये कि मीटराइजेशन की जाएगी इसके अंदर। यानी इस पे काम हो रहा है। 9 बिलियन का प्रोजेक्ट है, 3 फेजेस में होना है। फर्स्ट फेज के ऊपर उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। इसमें हंगू का एक एसएमएस है, कोहाट का एक एसएमएस है और करक के 2 एसएमएस है। तो टोटल फर्स्ट फेज में 4 एसएमएस के ऊपर काम स्टार्ट हो रहा है। करक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले तो चुकारा और करक मेन सिटी के अवाम को जुलाई तक उम्मीद है कि लीगल कनेक्शंस और गैस मुहैया की जाएगी और बाकी दूसरे फेज में बाकी करक सिटी ये पूरा करक जो है ना, ये पूरे करक को जो है वो लीगल नेटवर्क इसमें बिछ जाएगा। और फिर इसके बाद ये है कि ना प्रेशर का इशू होगा क्योंकि नई लाइंस बिछ चुकी होंगी। इसमें ये कि मीटर लग चुके होंगे, लॉसेस का मसला खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट में ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑलरेडी सियासत के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। नहीं, अप्रूव्ड है, काम चल रहा है इसके ऊपर। ठीक हो गया सर। इसके अलावा एक और चीज़ जो करक को तबाह कर रही है, यकीन जाने कि जितना
जितने अरसे में मैंने काम किया है एज ए सोशल वर्कर, मुझे सबसे ज़्यादा इशू इस बात से है आपका नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का पटवारी निज़ाम, लेकिन करक का बिलखसूस मैं बात करना चाहूँगा। इससे पहले जितने भी यहाँ के डीसी साहब रह चुके हैं उनसे भी मैंने बात की, लेकिन अभी भी बदस्तूर वही सिस्टम चल रहा है। लोग जरीले हो रहे हैं माजरत के साथ। आप लोग चिकन बैलेंस रखते हैं, लेकिन वो पटवारी और तहसीलदार जितने भी हैं, या तो उनका असर रसूख आपके ऑफिसर्स के साथ होता है, या फिर वो इतने ज़्यादा असर रसूख वाले होते हैं कि आप लोग का भी उन पर प्रॉपर वो होल्ड नहीं होता। ये मसला आखिर कब तक होगा? अवाम इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। मसला आपकी बात ठीक है, ये इशू है चूँकि ये एक पुराना सिस्टम चला आ रहा है, इसके अंदर इश्यूज़ हैं। अभी कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड पे काम हो रहा है, सारी चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो रही हैं। हमारे पास सर्विस डिलीवरी सेंटर है, वो कंप्लीट हमारा हो चुका है, हमारी स्कैनिंग हो गई काफ़ी स्पीड से। इसके ऊपर तमाम मौज़ों की डिजिटाइजेशन जो है उसके ऊपर काम हो रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है कि जब तक वो नहीं होता तो इस वक्त जो पटवारियों का वो है, इसके ऊपर हमने चेक इस तरह से रखा हुआ है कि मैंने तो नो टॉलरेंस की फैसिलिटी वो ये यहाँ पर एक पॉलिसी अपनाई हुई है। जिस भी पटवारी के खिलाफ कंप्लेन आती है कि इसने ये चीज़ की है और वो है, उसके ऊपर एक तो हम इंक्वायरी करते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं। मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि हमने एक पटवारी को नौकरी से फारिग किया है, एक गिरदावर को हमने डिमोट करके मेजर पेनल्टी उस पर लगाई, यानी गिरदावर से पटवारी उसको हमने कर दिया है। एक गिरदावर जिसके ऊपर कंप्लेन थी कि उसने बहुत ज़्यादा पैसे लिए, उसको हमने कंपलसरी रिटायर कर दिया है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी पे टॉलरेंस, हमें इसमें इशूज़ आते हैं। आपको पूरी उम्र दुआएं देंगे। मैं इस पे एक चीज़ बताऊं, इसके ऊपर हमें इश्यूज आते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर आता है मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक मैं चीज़ एक और भी बताऊं, करक में एक ये भी इशू है कि कोई आप काम कोई ठीक करते हैं तो वो आप किसी की अगर बात नहीं मानते तो फिर क्या करता है, वो आपके लिए कोई दूसरे तरीके से आपके ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मैंने अपने 1 साल के टेन्योर में ये चीज़ सीख ली है कि आप अगर किसी का काम नहीं करते हैं इलीगल या नहीं करते, वो आपको क्या करता है कि वो फिर दूसरे तरीके से आपके ऊपर दूसरे तरीके से इल्ज़ाम लगा के आपकी क्रेडिबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश करता है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है यहाँ पे। सर यूथ की बात करेंगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी की बात आ जाती है। यूनिवर्सिटी की बात आ जाती है तो हम पिछले 10 सालों से जिस चीज़ पे सियासत हो रही है और कहने को तो हम रॉयल्टी की मद में अरबों रुपए ले रहे हैं जी। यूनिवर्सिटी का अभी तक क्या इशू? आपके 1 साल के टेन्योर में जो यहाँ पे आप शिफ्ट हुए हैं, आपके ट्रांसफ़र के बाद अभी तक इस पे काम शुरू नहीं हुआ, इस पर अभी तक सियासत हो रही है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट दर बदर फेर रहे हैं। ग्रेजुएट कॉलेज की बात करें तो उनके स्टूडेंट्स के लिए बस अभी तक नहीं है। रॉयल्टी फंड में अभी तक लोग ये कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी, क्या डीसी फंड में कितनी अमाउंट पड़ी है और बाकी रॉयल्टी फंड में कितनी अमाउंट पड़ी है, इनके पास कितनी है, और किन अमाउंट से हम इन स्टूडेंट्स और इन बस और बाकी इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं? मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है ना कि रॉयल्टी के अरबों रुपए करक को मिल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। नहीं मिल रहे अरबों रुपये कोई। मैं आपको अपने टेन्योर की मैं बात बता देता हूँ। अपने टेन्योर में ये है कि मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया, पिछले फाइनेंशियल ईयर का कुछ अरसा और इस फाइनेंशियल ईयर का कुछ अरसा। पिछले साल हमें सिर्फ 7.5 करोड़ रुपए मिले थे। सिर्फ ऑन रिकॉर्ड कह रहा है, ऑन रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है सारी, 7.5 करोड़ रुपए में मिले थे। पर उसके ऊपर चूंकि हाई कोर्ट का फैसला था कि जो पिछली ऑनगोइंग स्कीम्स हैं आपने उनकी लाइबिलिटीज क्लियर करनी है, तो वो 7.5 करोड़ के 7.5 करोड़ पिछली स्कीमों पे हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस के ऊपर लगा दिए थे। इस साल हमें जो पैसे मिले थे वो मिले थे 338 मिलियन, 33 करोड़ 80 लाख रुपए मिले थे। वो हमें कोई दिसंबर के करीब मिले थे और उसमें फिर हमारा जो है उसमें चूंकि पीएचडीसी के ऊपर इशू चल रहा था, आपको पता है कोई लिटिगेशन भी चल रही है, वो खैर हमने कोशिश करा के ये करके कुछ स्कीम्स जो है आइडेंटिफाई करा दी। पर ये हुआ कि चीज़ें लेट हुई और ये कोरोना आ गया, तो इमरजेंसी की वजह से ये हुआ कि उस 33.8 मिलियन में से भी 170 मिलियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने वापस कर दिए। अच्छा। और बाकी फिर आप खुद अंदाज। मैं दोबारा इसी सवाल पे आऊँगा। करक और रॉयल्टी का फंड जो हमें बताया जाता है, अपोजिशन लीडर्स बात करते हैं, बाकी सियासतदान बात करते हैं,
एक्चुअली कितना मिलना चाहिए था या कितना मिल रहा है आपको, कितना नहीं मिल रहा, मतलब मुझे कंफ्यूजन है अभी। देखिए मैंने तो फिगर्स तो आपको मैंने बता दिए कि जो मिल रहा है, ठीक है, जो आपको जितना मिलना चाहिए उसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट या पेशावर से ही आपको पता चल सकता है कि कितना मिलना चाहिए कितना, क्योंकि 10% जो है रॉयल्टी का होता है, पर वो मुझे नहीं पता है कि उसका क्या फिगर बनता है, कितनी प्रोडक्शन है, कितना वो है, कंपनीज कितनी, वो उसका हम यहाँ पर बैठ के उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल पिछला साल और इस साल मिला के जो अभी हमारे पास फंड बचा है वो 7.5 करोड़ एक हमें मिला था जो हमने दिया है, और दूसरा नहीं वो चला गया, तकरीबन 15-16 करोड़ दूसरे हमारे पास हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 2 साल के अंदर इतना पैसा मिला है तो क्या होगा। इसी इशू से निमटने के लिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इशू असल में था क्या, इशू असल में ये था कि यहाँ पर एक लिटिगेशन चल रही थी पीएचडीसी के ऊपर। जब पीएचडीसी के ऊपर लिटिगेशन थी तो उस लिटिगेशन की वजह से ये हुआ कि आप उसको पैसे को खर्च कर नहीं सकते, क्योंकि स्कीम्स आइडेंटिफाई नहीं हो सकती तो खर्च नहीं हो सकती। तो जब तक वो लिटिगेशन थी तो इस वजह से पैसा भी नहीं मिल रहा था। और आपको पता है कि अभी लिटिगेशन खाली नहीं है, ये पिछले दौर के अंदर भी लिटिगेशन थी, हर उसमें है लिटिगेशन पे, ये केसेस चलते रहे इसके ऊपर, इस वजह से पैसे जो है वो नहीं मिलते। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे ये गैसिफिकेशन का प्रोजेक्ट है, इसमें 4.5 अरब के करीब प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है, वो रॉयल्टी के ही पैसे हैं, पर वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट नहीं लग रहा है, वो प्रोविंस ने डायरेक्ट उनको दिए, यानी है रॉयल्टी का पैसा, वो उधर से यूनिवर्सिटी पे के आपको पता है कि कितना पैसा भी पड़ा हुआ नहीं हमारे पास नहीं है, वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो डायरेक्ट वहां से होता है, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में उसका पैसा नहीं आता, रॉयल्टी से उनको मिल रहा है, क्योंकि रॉयल्टी का एक हिस्सा जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए मुख्तस है, दूसरा हिस्सा कर की तरक्कीयाती कामों के लिए, तो जो उसके लिए मुख्तस है उसकी अमाउंट कहाँ पे, लोग तो कह रहे हैं कि डीसी के अकाउंट में होता है। बस यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड की जाती हैं, गलत बताया जाता है, हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास आता है वो मैंने आपको बता दिया कि कितना आया है और क्या है वो आपके सामने। ठीक है सर, एक और चीज़ यहाँ पे करक में जो डिस्ट्रिक्ट हाल है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मैं पर्सनल आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा तो काइंडली अपने प्रायोरिटी में उस पर काम कीजिए कि उसमें इतना काम होना भी नहीं है, उसकी पेंटिंग करानी है, एक प्रोजेक्टर वहाँ पे लगाना है, ताकि अगर स्टूडेंट वहाँ पे कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, वहाँ पे कोई सेमिनार करना चाहता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉल हमारा है, टाउन हॉल, ठीक है, उसको आप प्रायोरिटी में काइंडली रखिए, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है ना, उसमें फर्नीचर है, जो फर्नीचर जब से ये बना था उस वक्त से पड़ा है वो अभी तक पड़ा है, कोई 30-40 कुर्सियाँ हैं, तो उसके लिए एक फर्नीचर और साथ में कुछ जो उनके बाकी चीज़ें प्रोजेक्टर बाकी उस पर ज़रा काम कीजिएगा सर। इसके अलावा अब मेन जो करंट हार्ट इशू चल रहे हैं दैट इज़ कोविड-19, माशाल्लाह आप उस पर बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अभी आपने मीटिंग भी कॉल की है, उसमें बाकी तफसीलात तो हमें वहाँ से मिल जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो इम्प्लीमेंटेशन है SOPs की पूरे करक डिस्ट्रिक्ट में, इसके अलावा जो उसके लिए आई थिंक कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ंड भी आया, उसके बारे में आप बता दें, क्योंकि लोग उसके बारे में सोशल मीडिया पे कई खबरें चल रही हैं। SOPs की जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है तो वो तो हम करते हैं, पहले 4 बजे के बाद से करते थे और अब 5 बजे के बाद करते हैं। अपनी पुलिस हमारे एसीज जाते हैं और जाके हम बंद करते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की SOPs फॉलो करते हैं। पर ये कि एक इशू ये भी आ रहा है कि जो चीज़ें खुली हुई हैं, फॉर एग्जांपल रेडियाँ अलाउड है या एसेंशियल जो चीज़ें हैं वो अलाउड हैं, तो फिर भी रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो रेडी के ऊपर भी एक रेडी के ऊपर अगर 12-12, 15-15 बंदा इकट्ठा हो जाए, हम समझाते भी हैं कि हमने मार्क्स भी लगा कर दिए हैं कि भाई ये बंदा है 3 फुट के बाद आगे दूसरा सर्कल बनाया है कि आप इस तरीके से खड़े हों। तो मेन चीज़ ये है कि एक मैं बात कहता हूँ कि हमें ये इससे मिल के लड़ना पड़ेगा। हर बंदा अगर ख़ुद एहसास ज़िम्मेदारी ले और अपनी ज़िम्मेदारी का ख़ुद एहसास करेगा तो तभी हम इस चीज़ से लड़ सकते हैं। और वैसे ये चीज़ नहीं है, अभी तक तो मुझे ये भी हुआ है कि लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आया कि ये कोरोना वायरस है कि नहीं है। पर मैं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ कि डेली हमारे पास एक डेड बॉडी आ रही है, आया वो पेशावर से आती है या यहाँ पर आती है, डेली कोविड पॉजिटिव बंदे की आती है, ऑल्दो कि वो उसकी डेथ होती किसी और चीज़ से। मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल के एक बंदा है, उसको बीमारी है कोई दूसरी है, पर ये कि होता वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, अगर उसको कोविड-19 ना होता तो वो ज़्यादा जी सकता था और वो जी रहा था।
पर ये कोविड-19 की वजह से क्या है कि वो जो उसकी वजह बन जाती है, जो उसकी बीमारी है, चाहे उसका हार्ट का कोई इशू है या शुगर है या कोई किडनी का इशू है, वो या फिर सांस लेने का कोई इशू है, तो उस बंदे को, वो वैसे तो जी रहा होता है मेडिसिन पे, पर इसके ऊपर फिर मेडिसिन भी असर नहीं करती है और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक सर, एक और चीज़ इस वक्त चूँकि आपने हेल्थ की मीटिंग भी बुलाई हुई है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स में अक्सर जो हॉस्पिटल्स हैं डिस्ट्रिक्ट जो DHQ उसमें तो चलो आपके चेक एंड बैलेंस के आपके अंडर आ रहा है, आप आसानी से उसको चेक कर लेते हैं, लेकिन एक तो ये लोग ये शिकायत करेंगे DC साहब करक बाज़ार से आगे हमारे इलाकों तक नहीं आता, तो लोगों की कंप्लेंट्स ही किस मामले में नहीं आते? नॉर्मल विजिट नहीं करते, तो कहते हैं कि अगर DC साहब वहाँ की मसाइल के लिए वहाँ खुद विजिट करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखें हमने जितनी खुली कचहरियाँ की हैं, चूँकि अब तो ये कोविड-19 की वजह से गैदरिंग पे पाबंदी है, तो इसमें मैं आपको बताऊँ जंदरी में जो है मैं खुद गया हूँ, मैंने खुद वहाँ पे खुली कचहरी की है। मैं वो जो है आपका मतोड़ में गया हूँ, इसमें आपका मैं ये जो कुर्द शरीफ में गया हूँ, कुर्द शरीफ में जो है मैं गया हूँ, 4 घंटे का सफ़र करके एक तरफ से मैं गया हूँ, वापस आया हूँ। तो हम तो दूर दराज इलाकों को प्रेफर करते हैं, बहुत इतने इलाकों में गया हूँ, पर ये कि अगर 7 लाख से ऊपर की आबादी है, हर बंदे को इंडिविजुअली अप्रोच करना या हर गांव के लेवल के ऊपर जाकर वो करना, उसको ये हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, वहाँ पे अस्पताल की मैं बात कर रहा था कि अस्पताल में फैसिलिटीज़ नहीं होती, और मेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ जंदरी हॉस्पिटल के लोगों ने मिसाल दी है कि वहाँ पे इवन पायोडीन तक नहीं मिलता, वहाँ के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे पायोडीन तक नहीं मिलता, और वहाँ पे मेजर फैसिलिटीज़ नहीं है, यानी अगर आप कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए वहाँ पे आप फर्स्ट एड के लिए लेके जाएं तो वहाँ पे वो फैसिलिटी भी नहीं है, तो काइंडली ये आप वहाँ के मैं अभी हमारी मीटिंग है, वहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पर जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, हमारे कोई हॉस्पिटल में हम खुद करते हैं, हमारे पास जो है, मैं आपको बताऊं कि मंथली हमारी जो हॉस्पिटल्स के है वो 32 से 35 के बीच में हम हॉस्पिटल्स मंथली विजिट करते हैं, और जब हम विजिट करते हैं तो हमने वहाँ पर यही चीज़ें देखनी होती हैं कि आया मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं है। ये बात मैं मानता हूँ कि बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, पुरानी बिल्डिंग्स है, बोसीदा हालत है, ये वो मैं चीज़ मानता हूँ, पर मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ पर हम विजिट करते हैं हर महीने जहाँ कहीं होता है, इसके अलावा हमारे पास जो है मॉनिटरिंग का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है हॉस्पिटल्स और स्कूल्स का, जो कि विजिट करते हैं, फिर हम उसकी मंथली मीटिंग करते हैं। तो ये चीज़ें कोई 1 ऑड केस के अंदर कहीं हो, या फिर क्या होता है कि क्वार्टरली इनको जो है कोटा होता है मेडिसिन का, 3 महीने बाद मिलता है। हो सकता है कि कोई मेडिसिन ऐसी हो जो कि ना जिसका लोड ज़्यादा हो, वो ख़त्म हो जाए, तो वो कि फिर पर वो हम उसको सप्लाई कर देते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है। सर आपसे मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद जाएंगे मीटिंग की तरफ, कि किराए ज़्यादा हो जाते हैं जब पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, और अभी दोबारा पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो नीचे आ गई, लेकिन किराए बदस्तूर वही हैं, और आपको पता है कि नॉर्मल पब्लिक ड्राइवर्स के साथ और उनके साथ ये बहस भी नहीं करते, क्योंकि वो रास्ते में उतार देते हैं। कई दफ़ा हम जैसे स्टूडेंट्स को भी उतारा गया, तो काइंडली आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को इंश्योर करें कि ईद के दिनों में और ईद के बाद भी ये किराए का जो मामला है, क्योंकि बाकी सिटीज़ में इस पे काम हो रहा है, कि इसके प्रॉपर एक आप कमेटी तश्कील दें और वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें। एक दफ़ा आप लोग नोटिस भिजवा देते हैं, बट बाद में उस नोटिस का कोई पूछता नहीं है, तो इस वजह से वो भी इस पर कोई वो ख़ास वो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इसके ऊपर हम ऑलरेडी जो है ट्रांसपोर्ट यूनियन के साथ मीटिंग करके रेट्स को फिक्स कर चुके हैं डिफरेंट रूट्स के लिए। करक के अंदर जो करक के अंदर के रूट्स हैं वो हम उसके ऊपर कर सकते हैं, जो करक से बाहर इंटर डिस्ट्रिक्ट रूट्स हैं वो हम नहीं करते, वो फिर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी उसको करती है। अगर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ किरायों के लिए वो सारा कुछ एक लिस्ट मुहैया किया हुआ है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आप लोग कर सकते हैं। वो हम करते हैं। एक ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि मंडे से कल से स्टार्ट हुई है, ठीक हो गया, कल से स्टार्ट हुई है, तो अभी तो स्टार्ट हुई है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम अपनी इसके साथ करेंगे। ट्रैफिक पुलिस को भी हमने इसमें कहा हुआ है सारा, हम अपने एसीज को भी बीच में निकाल के ये हम रोड पे टोल प्लाजा पे इधर उधर पुलिस के साथ खड़े करके नाके लगा के फिर चेक करते हैं इसके ऊपर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि तरह के डिप्टी कमिश्नर साहब से हमने वो तमाम आपके भेजे गए सवाल जो ज़रूरी थे, जो इनसे रिलेवेंट थे, वो हमने पूछे। और जैसा कि तरह के वसाइल हैं, मसाइल भी बदसूर उतने ही हैं, सवाल बनता है, और सवाल जब होगा तो उसका जवाब भी देना होगा, लेकिन जवाब देने के साथ कुछ और चीज़ें दें कि हम इंफरादी तौर पे हमारी अपनी जिम्मेदारियाँ क्या हैं। हम डायरेक्ट ब्लेम करते हैं डीसी साहब को, शायद इनके इख्तियार में कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो इख्तियारात शायद हमारे एमएनए
या एमपीए के पास होंगे, लेकिन कुछ इख्तियारात हम इंडिविजुअल तौर पे अपने ऊपर भी हमें लागू करने होंगे। जैसे इस वक्त एक चीज़ डीसी साहब आप भी लोगों से ये रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन खुल गया तो सोशल डिस्टेंसिंग लोगों ने दोबारा बहाल किया है। तो मैं ये एक दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग। मैं चाह रहा हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी हो पॉसिबल ही नहीं है, तो इससे क्यों ना हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग ही वो मेंटेन कर लें। बात आपकी ठीक है। देखें, जब तक इसकी वैक्सीन या कोई इलाज इसका दरियाफ्त नहीं हो जाता तब तक हमने एहतियात करनी है, और एहतियात इसी तरीके से होगी कि हम एक दूसरे से फासला रखें। देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा बाज़ार जाएगा और मैं आपको एक वो करूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप चले जाएं और जाके बाज़ार में जाके सर्वे कर लें कि जितने लोग आए हैं इसमें से वाकई में जेन्युइन बायर कितना है, और ये भी देख लें कि इसी साहब के साथ आज बाजार हम सारा तो वो भी देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन बंदा वाकई में कोई ख़रीदारी करने आया है और कौन बंदा जो है वो ऐसे ही आ गया है। तो हमने इस चीज़ को डिस्करेज करना है कि जिस बंदे को ज़रूरत नहीं है वो जब तक कि इसका नहीं आता थोड़ा सा एहतियात करे कि वो दूर रहे, ना जाए। अब ये नहीं है, हो सकता है वो बाज़ार गया है, बाज़ार जाके वो किसी से वायरस लेके अपने घर आ जाता है, उसके घर में बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें वो किसी को लगा देता है, और अगर कोई उनमें से कोई ऐसा हो कि जिसको कोई बीमारी ऑलरेडी हो और उसको कोविड हो जाए, तो फिर ये मेरे ख्याल से फिर ज़्यादती होगी उस इंसान के साथ भी कि जिसका कोई कसूर नहीं है, वो घर में बैठा हुआ है, पर बाहर से आने वाला जो है लाके उसको वायरस लगा दिया। वो खुद तो एहतियात कर रहा है पर दूसरे ने एहतियात नहीं की। तो यहाँ तक जो हम बात कर रहे थे जितने भी तरह के मसाले थे, और ऑब्वियसली करंट इशू चल रहा है इस वक्त जो हॉट इश्यूज़ में कोरोना कोविड-19 के ऊपर, तो डीसी साहब ने तरह के जितने भी हेल्थ के ऊपर जितने भी अभी इश्यूज़ चल रहे हैं उनके ऊपर उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है। तो सर उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। हमारी मीटिंग है, सिर्फ कोविड-19 को हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, साथ में हमने डेंगू के इशू को, क्योंकि आपको पता डेंगू भी है ना, आने वाले दिनों में जो है वो डेंगू का भी इशू आने वाला है, मौसम गर्म हो गया। और तीसरी चीज़ हमें लोकस्ट के ऊपर भी क्योंकि आपको पता है लोकस्ट के अटैक्स जो है अब वो भी आए दिन हो रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हमने रखी हुई हैं जो मेजर अभी हमें इशूज़ आ रहे हैं, तो उनके ऊपर है वो चलते हैं। सीरियस होती जा रही है। और जो हमारी एक और डेथ हुई थी जिसका हमने टेस्ट भेजा था वो आया नहीं अभी तक। एक का तो आया, वो तो कंफर्म है। करक पे चाहिए तख्त नजर दी बांडा दमशा किस जगह पे चाहिए? सर तीनों पे डिफरेंट है, उसमें डिफरेंट जिसमें करकनाथ सेक्रेटरी है, उसके साथ एक क्लास 4 होता है, ठीक हो गया ना, एक उसको